नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, ब्रिटेन के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में से एक है द गार्जियन, और द गार्जियन ने 31 दिसंबर को भारत के बारे में एक लेख लिखा है और उस लेख का शीर्षक है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी का जितना इनएविटेबल है, मतलब जीतना निश्चित है, उसे कोई हरा नहीं सकता। गार्जियन के लेख में कई बातें गौर करने वाली हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। उन बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अंग्रेजी में लेख है, उसका हिंदी तर्जुमा यानी मैं ट्रांसलेशन बता दूंगा कि क्या क्या मुख्य बातें लिखी है। इसके अलावा उसमें पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत को लेकर कुछ विश्लेषण किया गया है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस लेख का, जो गार्जियन में जो लेख छपा है, उसका शीर्षक है कि मोदीज विक्ट्री इन 2024 इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल, मतलब कि जीतने की गारंटी है, जीत रहे हैं मोदी। ये ब्रिटेन का अखबार मान रहा है। वो 3-4 फैक्टर के बारे में बताता है कि मोदी क्यों जीत रहे हैं। एक तो बिखरा हुआ विपक्ष, जिसके पास न कोई नीति है, न कोई चेहरा है और नीयत की भी कमी है। ये मैं नहीं कह रहा, ब्रिटेन का अखबार कह रहा है। दूसरा, वो कहते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत की जिस तरह से वैश्विक साख बढ़ी है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या फिर उन्होंने जो लिखा है उसका मैं बताता हूँ कि जिस तरह वो चंद्रयान पे भारत ने जो भेजा था, लूनर मिशन जो भारत का हो, सोलर मिशन भारत का हो, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो अचीवमेंट हो, जिस तरह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाई है कि अमेरिका के विरोध के बावजूद रशिया से कच्चा तेल लेना, इन सब वजहों से। और ये तो बाहरी चीज़ें हैं, जो घरेलू चीज़ें हैं उसके बारे में कहा गया है उस लेख में कि जिस तरह दुनिया भर की तमाम अर्थव्यवस्थाएं हिचकोले खा रही हैं और उस बीच भारत एकमात्र ब्राइट स्पॉट बना रहा, इस वजह से भी मोदी की लोकप्रियता है। उसी लेख में आगे कहा है कि हिंदुत्व, डेवलपमेंट और मोदी, इन तीन का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि फिलहाल जो अपोजिशन के पास मोदी को हराने की क्षमता नहीं दिखती। लेकिन उसी लेख में कुछ क्रिटिसाइज भी किया गया है। कहा यह गया है कि मोदी उत्तर भारत यानी हिंदी भाषी राज्यों में विजयी दिखते हैं, लेकिन पूरब के राज्यों में जैसे बंगाल हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, उड़ीसा हो गए, झारखंड हो गए, इनमें कुछ स्थिति कमजोर है, वो लेख कह रहा है। और कहता है कि दक्षिण भारत में जहां बीजेपी की पारंपरिक रूप से पकड़ नहीं रही है, वहां मोदी कमजोर दिखते हैं। हालांकि ये कहा गया है उसी लेख में कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत और उड़ीसा में बीजेपी का बढ़ता ग्राफ काफी कुछ भविष्य में आने वाली राजनीति का संकेत देता है। उसमें बंगाल के बारे में कहा गया कि बंगाल में बीजेपी के लिए जीतना सबसे बड़ी चुनौती है और शायद सबसे बड़ा लक्ष्य भी है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली वार भी है, वो बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है आइडियोलॉजिकल वार के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर बताया गया है इस लेख में, लेकिन अब लेख की बात मैं रहने देता हूं। अब कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं दक्षिण भारत में जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एक केरल के नेता हैं सीजो चेरियन। अभी आपको पता हो कि क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने क्रिश्चियन के कुछ पृष्ठ आए थे, जो अचीवमेंट करने वाले कुछ खिलाड़ी आए थे, यानी ईसाई समुदाय के लोग प्रधानमंत्री से उनके आवास पर मिलने आए थे। जो सीजो चेरियन है, उन्होंने इन लोगों की आलोचना की। केरल के नेता, उन्होंने कहा कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है और ईसाइयों की हत्या हो रही है, दूसरी ओर ईसाई के नेता मोदी से जाकर मिल रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेगा इस समाज। लेकिन उसी केरल से एक खबर और आई, और पिछले 24 घंटे में आई खबर यह है कि 30 बड़े क्रिश्चियन संस्थानों के प्रमुखों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। इसमें कुछ बड़े पादरी भी हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो क्या केरल के ईसाई भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहे हैं और इसी वजह से कांग्रेस के जो ईसाई नेता हैं वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस केरल में भारतीय जनता पार्टी की ईसाइयों में बढ़ती पकड़ से बेचैन है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि केरल में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा चमत्कार करेगी और बहुत ज़्यादा सीटें जीत जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि जनाधार बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई है और हिंदुओं के अलावा ईसाई समुदाय भारतीय जनता पार्टी
के लिए प्रायोरिटी है। वो चाहती है भारतीय जनता पार्टी खासकर केरल इकाई की ईसाई समुदाय बीजेपी की ओर आए, हिंदू समुदाय बीजेपी की ओर आए। और जिस तरह केरला में लव जिहाद के मामले बढ़े हैं उसमें ईसाई भी पीड़ित हैं, हिंदू भी पीड़ित हैं। जिस तरह इस्लामिक कट्टरता बढ़ी है उसका सबसे ज्यादा शिकार ईसाई भी हो रहे हैं और हिंदू भी हो रहे हैं। तो जब प्रताड़ना का कारक एक हो तो जो प्रताड़ित हैं वो एक क्यों नहीं हो सकते, इस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी केरल में काम कर रही है। दक्षिण भारत के दूसरे राज्य यानी तमिलनाडु में बहुत दिलचस्प राजनीति चल रही है और राजनीति ये है कि के अन्नामलाई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पदयात्रा कर रहे हैं तमिलनाडु में और उनकी पदयात्रा में जुटने वाली भीड़ को देखकर जो पारंपरिक रूप से द्रविड़ पार्टियां हैं वो बेचैन हैं। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी जैसी पार्टी की यात्रा में इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं और उसके ऊपर एक चर्चा कि प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम या कोयम्बटूर से चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरा कि वाराणसी और तमिल संगम, इसका क्या असर है। इन सब बातों को लेकर बार बार प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में बेचैनी है। ये बेचैनी डीएमके में भी है और एआईएडीएमके जो जयललिता की पार्टी थी जो 2 धड़ों में टूट गई, जो अभी तक बीजेपी के साथ थी लेकिन बीजेपी के बढ़ते प्रभाव और ताकत को देखते हुए वो अलग हो गई। उसे लगा कि अब तक बीजेपी तो यहाँ कुछ नहीं थी, हम सब कुछ डिक्टेट करते थे, लेकिन बीजेपी ने अब कहना शुरू कर दिया, वहां दखल बढ़ाना शुरू कर दिया। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में याद रखिए मेरी बात, तमिलनाडु में चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए अप्रत्याशित हो सकते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु की सारी सीटें बीजेपी जीतने जा रही है, बहुत सारी सीट जीतने जा रही है, लेकिन हो सकता है कि 8 से 10 ऐसी सीटें हैं लोकसभा की तमिलनाडु में जिसपे बीजेपी का असर दिखेगा और हो सकता है उसमें से 2 या 3 जीत भी जाए। तो दक्षिण भारत का केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना और कर्नाटक। कर्नाटक में जिस तरह एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर और बीजेपी के बीच गठबंधन की खबरें आ रही हैं उससे कांग्रेस बेचैन है। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर ये 2 पार्टियां एक साथ आ गई और ये विधानसभा चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है, चेहरा मोदी होंगे, लोग प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट देंगे, कहीं उसका कर्नाटक में ग्राफ न गिर जाए, सुपड़ा साफ न हो जाए, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसा हो चुका है। और जेडीएस और बीजेपी का मिलना कर्नाटक की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। 4 में से 3 राज्यों के बारे में कह दिया, सिर्फ तेलंगाना को लेकर कॉन्फिडेंट दिख रही है कांग्रेस, लेकिन तेलंगाना के बारे में भी खबर यह है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो कि बाद में भारत राष्ट्र समिति हो गई, उसका और बीजेपी के बीच कुछ खिचड़ी पके। ऐसा इसलिए कि दोनों का कॉमन दुश्मन कांग्रेस है। अगर कांग्रेस तेलंगाना में मजबूत है तो इसका मतलब उसकी 2 राइवल पार्टियां बीआरएस और बीजेपी दोनों साथ आ सकती है। हो सकता है लोकसभा चुनाव के पहले ना आए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आ सकती है। तो दक्षिण भारत के 4 राज्यों में बीजेपी के लिए पॉजिटिव खबर है। आज भले लग रही है कि बीजेपी कमजोर सीटें नहीं आएंगी, लेकिन क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। अगर बीजेपी की 10 से 15 सीटें भी इन 4 राज्यों में मिलाकर बढ़ गई तो बीजेपी इसे अपने लिए अचीवमेंट मानेगी। नमस्कार।